आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सो एवरीबॉडी, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एडिटोरियल डिस्कशंस और एमसीक्यू पे बात करेंगे। आज का जो न्यूज़ है, करंट अफेयर एनालिसिस है, प्लीज़ आप इसको मिस नहीं करना क्योंकि आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चैनल है, यहाँ पर जो भी न्यूज़ डिस्कशंस की जाती हैं, करंट अफेयर डिस्कशंस किया जाता है, वहाँ पर एक एक बात को ओपन करके एनालिसिस करके आपको बताया जाता है, ताकि किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ आता है तो आप बिल्कुल वहाँ को उसको मिस ना करो। ठीक है, किन किन मुद्दों पे हमें बात करनी है पहले उसको देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आप इसमें से बहुत सारे मुद्दों को देख लिए होंगे या जानते होंगे, तो उसको स्किप करना ताकि उसका आपका समय बचे। जिसमें से हमारा आज का पहला है कि आईपीएस रवि सिन्हा को रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ओके, नेक्स्ट है हिंदू कुश जो हिमालय है, तेज़ी से उसके जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एक्स खान क्वेस्ट जो युद्धाभ्यास आयोजित किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है आचार्य एन गोपी को प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम के लिए, ये भी इस पे बात करेंगे। उसके बाद कुछ एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें कि पहला है नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का जो नया नाम है वो क्या रखा गया है, इसके बारे में फुल एनालिसिस पे बात करेंगे। इस पे मैंने एडिटोरियल भी करा दिया है। ठीक है, कि इस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनाउंस किया है, इस पर भी मैंने करा दिया एडिटोरियल। आज इसको मैंने फिर से इसको तीसरी बार यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे आज। नेक्स्ट है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड कि किस शहर में 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। और किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त कर दिया है, इस पर भी बात करेंगे। और लास्ट है किस राज्य ने 2022-23 के दौरान उच्चतम पवन ऊर्जा दक्षता वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, सो इसमें से कुछ ऐसे भी करंट अफेयर के टॉपिक होंगे जिसको कि आप अवेयर होंगे, तो उसको आप स्किप करना ताकि आपका समय बचे। अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए और वीडियो का एनालिसिस के एंजॉय करिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप जब एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें तो वहाँ पर काफ़ी ये सहयोगी साबित हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आईपीएस रवि सिन्हा को रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, पहले रॉ के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं अनुसंधान और विश्लेषण विंग। काम क्या करता है ये, पहले इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जो राग का मुख्य कार्य है ना, वो जानकारी एकत्रित करना होता है, आतंकवाद को रोकना होता है, गुप्त ऑपरेशन करना इत्यादि ये काम करता है। ठीक है, तो राग का जो मुख्य काम है ये होता है। ठीक है, अब जो इसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, सो आईपीएस रवि सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, जो रॉ है उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये स्थापित कब हुआ, तो 21 सितंबर 1968 को स्थापित हुआ है। ये हमने रॉ के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। अब आते हैं रवि सिन्हा के ऊपर। अनुभवी आईपीएस रवि सिन्हा को भारत के गुप्तचरों में से एक खोज और विश्लेषण विंग रॉ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए, क्वेश्चन हमारा जो प्रीलिम्स है यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, तो इस आपको टॉपिक को याद रखना। बाकी उनके बारे में है से उनको जो इनके पहले के जो सचिव रहे हैं सामंत गोयल का जो प्रभार जो उन्होंने ग्रहण किया था वो 30 जून को अपना कार्यकाल पूरा कर लेंगे। ठीक है, रवि सिन्हा का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड की अगर बात करें तो सिन्हा अपने अनुभव का खजाना लेकर आए हैं। उन्होंने अपने करियर में 2 दशकों से अधिक समय तक रॉ को समर्पित किया है। उनके योगदान को अत्यधिक महत्व दिया गया है और उनकी पिछली भूमिका में जासूसी एजेंसी के संचालन विंग की निगरानी शामिल थी। सिन्हा के व्यापक ज्ञान और विशिष्टता ने उन्हें राज्य के निकटवर्ती देशों का बना दिया है। तो आई होप कि आप समझ गए कि ये कितने तेजस्वी और अपने पराक्रम में माहिर व्यक्तित्व और पर्सनालिटीज़ हैं। ठीक है, सो इनकी जो स्कूली शिक्षा है ना, वो सेंट स्टीफन कॉलेज से हुई है, तो आप इसको भी याद रखना। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की बात करें तो पड़ोसी पाकिस्तान में मौजूदा राजनीति और आर्थिक जोखिम, विदेशों से खालिस्तानी उग्रवाद के उदय और भारत के भूतिया क्षेत्रों हिंसा भड़काने वाले का प्रयास को देखते हुए रवि सिन्हा की नियुक्ति का महत्वपूर्ण समय पर हुई है। तो अभी का जो कसमकस है ना सीमावर्ती राष्ट्रों का, सो उस हिसाब से इनके नियुक्ति को बहुत सर्वोपरि माना जा रहा है। ठीक है, रॉ के सचिव के रूप में रवि सिन्हा का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। ठीक है,
के लिए मंजूरी दे दी गई है, जिन्हें रणनीतिक पहलों को लागू करने और संगठन के भीतर प्रभावी बदलाव लाने का अवसर मिला है। उनका नेतृत्व और विजन रॉ की कार्य क्षमता को मजबूत करना और हमेशा दुनिया में देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप देख लिए। रवि सिन्हा का आप पिक भी देख सकते हैं कि ये हैं, और रॉ के बारे में हमने बात कर लिया। सो आई होप कि सारे एंगल से हमने यहाँ पे बात कर लिया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हिंदू कुश हिमालय तेजी से पिघल रहा है। सो ये जो ग्लेशियर है, पहले हम हिंदू कुश के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए यह सबसे ऊंची जो चोटी है इसका वो तिरिच मीर है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में, जो कि आज के पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पूछ सकता है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो तिरिच मीर। तिरिच मीर आप याद रखना, तिरिच मीर सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। और आप मैप से देख सकते हैं कि जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, सो ये आप यहाँ देखना, ये जो पूरा क्षेत्र है ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी का ही क्षेत्र है। तो आइए आप समझ सकते हैं कि अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितने बड़े क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है। ठीक है ना, ये हमारा प्यारा सा छोटा सा ये भारत यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर। सो उत्तरी पाकिस्तान के विवादित भाग के मध्य अफगानिस्तान तक ये 800 किमी के पर्वत श्रृंखला तक अपनी भूमिका निभाता है और इसकी अवस्थिति है। ठीक है, हिंदू कुश हिमालय में जो तेज़ी से पिघल रहे हैं ग्लेशियर, उसके बारे में चिंता की बात क्या कही गई है और क्या उसके समाधान की बातें कही गई है। सो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंट डेवलपमेंट ICIMOD की एक हालिया रिपोर्ट ने हिंदू कुश हिमालय, इसको शॉर्ट में HKH भी कहते हैं, हिंदू कुश हिमालय, ठीक है, क्षेत्र में ग्लेशियर का तेजी से नुकसान हो रहा है और यह संबंधित प्रवृत्ति का जल संसाधनों, परिस्थिति तंत्रों और क्रायोस्फीयर पर निर्भर समुदायों के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ रहा है। यह रिपोर्ट क्षेत्र में क्रायोस्फीयर परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए अनुकूल उपायों का तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। ठीक है, इस रिपोर्ट से पता चलता है कि हिंदू कुश हिमालय ने ग्लेशियर द्रव्यमान के 65% तीव्र नुकसान का अनुभव किया है। ठीक है, ये भारी मात्रा में है। सो आगामी समय में ये प्रतिक्रिया भी मानव को देखना भी पड़ेगा और जो भी जीव जंतु रहते हैं। ठीक है, 2010 और 19 के बीच इस क्षेत्र के प्रति वर्ष औसत 0.28 मीटर जल समतुल्य की कमी हुई है, जबकि पहले 2000 और 2009 के बीच 0.17 मीटर की कमी हुई थी। तो ऐसा नहीं कि ये परिवर्तन आज हुआ है, यह 2000 से यह चीज़ें देखी जा रही हैं, रिपोर्ट पब्लिश की जा रही हैं। तो ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन ये जल्द से जल्द अगर इसका समाधान नहीं किया गया, कुछ नहीं व्यवस्था किया गया, तो आने वाले समय में जल का एक बहुत बड़ा कमी लोगों को, पूरे विश्व को फेस करना पड़ेगा। ये जो इस पे आश्रित उनको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें काराकोरम रेंज की बात करें तो अपनी पिछली स्थिरता के विपरीत यहाँ तक कि काराकोरम रेंज ने भी 2010 से 19 के दौरान ग्लेशियर के द्रव्यमान में गिरावट दिखाई दी है, जो कि 0.09 मीटर प्रति वर्ष की औसत गिरावट यहाँ पे दर्ज किया गया है। तो जब आप मेंस या ऐसे की आंसर राइटिंग इन्वायरमेंट पे करेंगे ना, या जब मेंस के आंसर राइटिंग इन्वायरमेंट टॉपिक पे करेंगे, तो ये चीज़ें, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि ना सिर्फ हिंदू कुश, काराकोरम रेंज भी इसी परिघटना से सम्मिलित हो चुकी है। ठीक है, अगर महत्वपूर्ण जल स्रोत की बात करते हैं, हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र बर्फ 16 एशियाई देशों से होकर बहने वाली 12 नदियों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पहाड़ों में रहने वाले जो लोग हैं लगभग 240 मिलियन लोग और डाउन स्ट्रीम में 1.65 मिलियन लोग इन जल संसाधनों पर निर्भर हैं। तो अगर कोई विपत्ति या कोई भी परेशानियाँ आती है ना, तो ये जो 16 एशियाई देश है ना, जिससे कि होकर ये 12 नदियाँ बहती हैं, सीधे ये प्रभावित होंगी। उसके बाद पहाड़ों में रहने वाले जो 240 मिलियन लोग हैं और 1.65 मिलियन लोग हैं, ये डायरेक्ट प्रभावित होंगे इससे। ठीक है, इसके डायरेक्ट प्रभाव की बात की जा रही है, इनडायरेक्ट प्रभाव तो बहुत लोगों पे पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट प्रभाव की बातें की जा रही है। ठीक है, 2021 तक ग्लेशियर हानि के अनुमान की अगर बातें करें तो मौजूदा परिदृश्य के तहत हिंदू कुश हिमालय ग्लेशियर संभावित रूप से 21 तक अपनी वर्तमान मात्रा का 80% खो सकता है। ये बहुत बड़ा
बहुत बड़ा बात है कि ये जो हिंदू कुश पर्वत है अपने वर्तमान ग्लेशियर अवस्थिति का 80% खो देगा। ठीक है, इस पर्याप्त नुकसान से पानी की उपलब्धता और लाखों लोगों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अनुमानित हिमपात गिरावट की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में 2070 और 2100 के बीच सिंधु बेसिन में बर्फबारी के गिरावट का अनुमान लगाया गया है। 1971 और 2000 के बीच औसत बर्फबारी की तुलना में अनुमानित गिरावट 30% से 50% तक का रहा है। इस तरह की कटौती से क्षेत्र में पानी की कमी की समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, जैव विविधता की रक्षा की अगर बात करें, अनुसंधान की बात करें तो इस क्षेत्र की जैव विविधता का लगभग 40% संरक्षित क्षेत्रों में पाया जाता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रभाव जैसे कि प्रजातियों का प्रवास, परिस्थिति तंत्र का क्षरण, आवास उपयुक्तता में कमी, प्रजातियों की गिरावट और विलुप्त होने और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हिंदुकुश हिमालय में स्पष्ट है। ठीक है, तत्काल अनुकूल उपाय की अगर बात करें तो रिपोर्ट बदलते क्रायोस्फीयर को संबोधित करने के लिए तत्काल अनुकूलन उपयोगों की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर जोर देती है। संवेदनशील पर्वतीय समुदायों की रक्षा करने और क्रायोस्फीयर परिवर्तन की स्थिति में उनकी लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई का आवश्यकता है। तो ये तो देखिए निष्कर्ष हो गया, समाधान हो गया। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो इस कोटेशंस को आप समाधान में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है एक्स खान वेक्स्ट युद्धाभ्यास 2023 क्या है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना को चिन्हित करते हुए बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना संयुक्त अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2023 मंगोलिया ने शुरू हो गई है। इन 14 दिवसीय अभ्यास का संयुक्त जो उद्देश्य जो है संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों UNPKO के अंतर संचालियता को बढ़ाना, अनुभव साझा करना, वर्दीधारी कर्मियों को प्रशिक्षित करना है। यह 20 से अधिक देशों के सैन्य दलों और पर्यवेक्षकों के एक साथ आने और सहकारी प्रशिक्षण में संलग्न होने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ये 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास है, मंगोलिया में शुरू किया गया है। इसका नाम इम्पॉर्टेंट है, एक्स खान क्वेस्ट, ये भी आप याद रखना। भारत की इसकी भूमिका क्या है ये भी हम बात करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम को भी ये ध्यान देना है। ठीक है, उद्घाटन और सह प्रयोजक की बात करें तो मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख ने एक एक्स खान क्वेस्ट 2023 को उद्घाटन किया है। तो याद रखना कि मंगोलिया में शुरू किया गया है, मंगोलिया के राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। उखनागिन खुरेलसुख ने एक्स खान क्वेस्ट 2023 को उद्घाटन किया है। यह अभ्यास मंगोलियाई सशस्त्र बल और संयुक्त राज्य के सेना प्रशांत कमांड द्वारा सह प्रायोजित किया गया है। यह संयुक्त प्रयास शांति की स्थापना पहलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए संगठनों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ठीक है, भारतीय सेना की टुकड़ी की अगर बात करें तो गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी एक्स खान क्वेस्ट 2023 में भारतीय सेना प्रतिनिधित्व कर रही है। भारतीय सेना की भागीदारी वैश्विक शांति प्रयासों के प्रति समर्पण और साझा उद्देश्यों के लिए देशों के साथ सहयोग करने की इच्छा को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो याद रखना कि भारत का जो भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व इस सैन्याभ्यास में कर रहा है वो गढ़वाल राइफल्स, ये भी याद रखना आप, गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, चलिए उद्देश्य और गतिविधियों की बात करें तो 14 दिवसीय अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच अंतर क्षमता को बढ़ाना, अनुभवों को साझा करने की सुविधा प्रदान करना, भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए वर्दीधारी कर्मियों को प्रशिक्षित करना। एक्स खान क्वेस्ट 2023 के कमांड पोस्ट एक्सरसाइज CPX, फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज, व्याख्यान और प्रदर्शन जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। ये गतिविधियां शांति संचालन क्षमताओं के विकास और सैन्य तत्परता को बढ़ाने में योगदान करती हैं। ठीक है, सो एवरीबॉडी आई होप कि आपको यहाँ से सारे एंगल को कवर हो चुके होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आचार्य N गोपी को प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सुप्रसिद्ध कवि और साहित्य आलोचक और साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता आचार्य N गोपी को प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया है। तो याद रखना ये पहले से भी पुरस्कार पा चुके हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया जा चुका है। ठीक है, अब इनको दिया जा रहा है प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर पुरस्कार। ठीक है, सो ये भी आप याद रखना। ठीक है,
आचार्य गोपी के साहित्य योगदान की अगर मान्यता की बात करें तो एक प्रभावशाली साहित्य करियर के साथ आचार्य गोपी के कुल 56 पुस्तकें लिखी हैं। उनके विविध कार्यों में 26 कविता संग्रह, निबंधों के 7 संकलन और 5 अनुवाद और 3 शोध पुस्तकें शामिल की गई हैं। इनके साहित्य कार्यों ने व्यापक प्रशंसा प्राप्त की है, जिसमें कई भारतीय भाषाओं और यहाँ तक कि जर्मन, फारसी, रूसी जैसी विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। ठीक है, इन्होंने तेलुगु विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी कार्य किया है और पूर्व के काकतीय विश्वविद्यालय और द्रविड़ विश्वविद्यालय दोनों के प्रभावी कुलपति के रूप में कार्य किया है। शिक्षा जगत में इनकी उल्लेखनीय भूमिकाओं ने एक बहुमुखी साहित्यकार के रूप में भी इनकी प्रतिष्ठा को और अधिक मजबूत किया है। देखिए, समाज में ना ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो कि अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ इस यशस्वी पराकाष्ठा पे पहुंच पाए। तो ऐसे लोगों का नाम आपको पास याद रहना चाहिए। जब आप ऐसे राइटिंग करेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो आपको ऐसे लोगों का नाम पता होना चाहिए कि हमारे समाज में ऐसे भी बहुमूल्य मोतियां हैं जो कि अपनी इतनी बड़ी जिम्मेदारियों के साथ साथ भी समाज के लिए, आने वाले परिवेश के लिए भी वो काम कर देते हैं, वो करके दिखा देते हैं। ठीक है, प्रारंभिक जीवन शिक्षा की बात करें तो 25 जून 1948 को तत्कालिक नलगोंडा जिले के भोंगीर में जन्मे आचार्य गोपी की उस्मानिया विश्वविद्यालय से साहित्य की अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की है। तो शुरुआती के लिए बस इतना ही जान लेते हैं इनके लिए। ठीक है, और इनको अवार्ड कौन सा मिल रहा है ये हमने देख लिया। प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, और इनका नाम क्या है तो ये आप याद रखना नाम कि आचार्य एन गोपी, आचार्य एन गोपी, ये आप नाम प्लीज़ याद रखना। एन गोपी। ठीक है, चलिए अब आते हैं वन लाइनर एमसीक्यू पे। पहला क्वेश्चन है कि नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नया नाम क्या है। देखिए, ये मैंने एडिटोरियल में भी करा दिया है, एमसीक्यू में भी करा दिया, लेकिन फिर से आज करा रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रभाव अपना एग्जाम में देगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो नेहरू मेमोरियल और म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है ना, इसका स्थापना 14 नवंबर 1964 में हुआ था। ठीक है, अब इसका नाम परिवर्तित किया गया है। ठीक है, अब इसका जो नाम है वह रखा गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी, ये आपको याद रखना है। और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का जो स्थापना है वह 14 नवंबर 1964 में हुआ था। अब इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया है। ठीक है, तो सारा नाम ज्यों का त्यों है। ठीक है, जहाँ पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम वहाँ पे प्रधानमंत्री संग्रहालय हो चुका है। ठीक है, चलिए, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी एक विशेष बैठक के दौरान इसके नाम को प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी में संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री और सोसाइटी के उपाध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। ये भी क्वेश्चन मैंने बिल्कुल विस्तार पूर्वक करा दिया है, बहुत अच्छे से कराया है। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं एडिटोरियल डिस्कशंस में, लेकिन आज भी करा रहे हैं। ये है भारी उद्योग मंत्रालय। ठीक है, अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया प्रथम है वर्ल्ड में मिल्क प्रोडक्शंस में, सेकेंड है यूएस। ठीक है, और अगर हम भारतीय राज्यों की बात करें तो पहला यूपी है। ये मई 2021 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अभी आपको अपडेट देखना पड़ेगा। ठीक है, मई 2021 के हिसाब से यूपी भारत का सर्वश्रेष्ठ मिल्क प्रोडक्शंस में अग्रणी है, जो कि 18% प्रोडक्शंस के साथ है। उसके बाद 11% प्रोडक्शन के साथ राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात और पंजाब। ये 2021 के सर्वे के हिसाब से बातें की जा रही हैं। ठीक है, दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप हाल ही में उत्तराखंड के मसूरी में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे द्वारा लॉन्च किया गया था। इस ऐप को राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड रेल, ये आप प्लीज़ याद रखना इस कंपनी का नाम, क्योंकि इन्होंने ही साथी ऐप लॉन्च किया है, द्वारा विकसित किया गया है, जो कि भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य दूध की गुणवत्ता में सुधार करना, हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देना और दुग्ध सहकारी समितियों सहित जमीनी स्तर पर
ग्राम स्तर पर संचालन को सुव्यवस्थित करना है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी पहल है ये, तो इसको भी आपको याद रखना है। थर्ड नंबर है एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने किस शहर में 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्लांट का पावर का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ठीक है, तो देखिए जो एनटीपीसी होता है थर्मल नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है। एनटीपीसी की अगर हम स्थापना की बात करें तो यह 7 नवंबर 1975 को हुआ था, 1975 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है यह। ठीक है, सो राइट आंसर इसका जोधपुर है। ठीक है, 1 मेगावाट रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट हाल ही में एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा आईआईटी जोधपुर ने शुरू किया था। इस परियोजना में संस्था की 15% बिजली की जरूरत पूरी होने की उम्मीद है। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। यह रूफटॉप परियोजना प्रति वर्ष लगभग 14.9 लाख यूनिट उत्पन्न करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त कर दिया है, जिसे धर्मांतरण विरोधी कानून यानी एंटी कन्वर्जेंस लॉ के रूप में माना जाता है। ठीक है, क्लियर। सो राइट आंसर है कर्नाटक। थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं, फिर आते हैं एनालिसिस पे। देखिए कर्नाटक का जो गठन है 1956 में हुआ था। कर्नाटक के जो सीएम हैं वह सिद्धरमैया हैं। ठीक है, गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं और इसका जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु 2014 के बेंगलोर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब आते हैं एनालिसिस पे। सो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की राज्य के धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2022 को निरस्त करने की घोषणा की गई है, जिसे धर्मांतरण विरोधी कानून के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो आई होप कि हमने समझ लिया इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट आज का यह क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2022-23 के दौरान उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि दर्ज की है। सो राइट आंसर है राजस्थान। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, किस राज्य ने 2022-23 के दौरान उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि दर्ज की है। राइट आंसर है राजस्थान। ये एडिटोरियल भी मैंने बहुत अच्छे से बहुत तरीके से बहुत डीप में जाके कराया है, वहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। किस राज्य को किस पहल के लिए पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा पुरस्कार दिया गया है, आप वहाँ से प्लीज़ जाकर देखिए। ठीक है, बस यहाँ पर हम समय कम लेते हुए एमसीक्यू पे ही बात करेंगे। सो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 15 जून को विश्वव्यापी समारोह में वैश्विक पवन दिवस के, याद रखना कि जो 15 जून है यह वैश्विक पवन दिवस भी होता है, वैश्विक पवन दिवस। ठीक है, शामिल हुआ है। राजस्थान को उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए राजस्थान को उच्चतम पवन ऊर्जा क्षमता के लिए वृद्धि के लिए गुजरात को मुक्त पहुंच माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि के लिए तमिलनाडु को पवन टरबाइनों की पुनर्सशक्तिकरण शुरू करने के लिए सम्मिलित किया गया है। तो ये 3 श्रेणियां आपको याद रखना है। राजस्थान, ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु, ठीक है, उसके बाद गुजरात। ठीक है, कि कौन कौन से इसको पुरस्कार और कैसे कैसे किन सेक्टर में किया गया है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, राजस्थान को उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि के लिए, गुजरात को मुक्त पहुँच के माध्यम से उच्चतम पवन क्षमता वृद्धि के लिए और तमिलनाडु को पवन टरबाइनों की पुनर्शक्तिकरण शुरू करने के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु फर्स्ट स्टेट है इंडिया में जो कि पवन ऊर्जा उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा। भारत का बात करें तो भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन 4था स्थान है पूरे विश्व में। 3रे नंबर पे है जर्मनी। ठीक है, पहले पे है चाइना और दूसरे पे है यूएस। ठीक है, और एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र गुजरात के कच्छ में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो एवरीबॉडी आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, इसमें क्या कमियां हैं, अपने सजेशंस को प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल का ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पे जाकर प्लीज़ ज्वाइन करिए और डेली का जो पीडीएफ है उसको आप अपने पास उसको रखिए, डाउनलोड करिए और उसका छोटा सा शॉर्ट नोट्स बनाइए या उसी से रिवीजन करने का काम शुरू करिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।